केशव अपने घर पर आया ही था कि तभी केशव की माँ सुमित्रा केशव से बोली, अरे केशव बेटा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ तू आ गया। मुझे तुझसे एक जरूरी बात कहनी है। जी माँ, कहिए। आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? बेटा, घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां बिल्कुल खत्म हो गई हैं। मैं सुबह से भोजन बनाने की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन बिना लकड़ियों के चूल्हा कैसे जलेगा, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। ओह, तो यह बात है। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक आपका बेटा आपके साथ है, आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ बेटा, तू हमेशा मेरी मदद करता है, लेकिन जंगल काफी दूर है और वहाँ अकेले जाना भी आसान नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी। माँ, आप निश्चिंत रहिए। मैं अभी जंगल जाकर अच्छी सूखी लकड़ियाँ काट कर ले आता हूँ। थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगा। आप तब तक भोजन की बाकी तैयारी कर लीजिए। ठीक है बेटा, लेकिन अपना ध्यान रखना। जंगल में सावधानी से जाना और जल्दी वापस आना। मैं तेरे लौटने का इंतजार करूंगी। जी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं सावधानी से जाऊंगा और जल्द ही लकड़ियां लेकर वापस लौट आऊंगा। इतना बोलकर केशव कुल्हाड़ी लेकर घर से बाहर जंगल की ओर निकल पड़ा। केशव पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में किसी जानवर का दर्द भरा स्वर टकराया। बाप रे! ऐसा लगता है कि यहाँ आसपास कोई घायल जानवर है। इतना बोलकर केशव आसपास नजर दौड़ाने लगा। तभी केशव की नजर झाड़ियों में फंसे हुए एक शेर पर पड़ी। अरे बाप रे बाप, ये तो एक शेर है। लगता है, हाँ समझ गया, इसका पैर कटीली झाड़ियों में फंस गया है। क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसकी मदद करूं और ये उल्टा मुझे ही खा जाए। है तो आखिरकार शेर ही। इतना बोलकर केशव फिर से पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी शेर फिर से कराहने लगा। केशव को न जाने क्यों उस शेर पर दया आ गई। केशव धीरे धीरे कदमों से उस शेर के पास चला गया और डरते हुए शेर की ओर देखकर बोला, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम शेर हो। देखो, मैं इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम इस कटीली झाड़ी से आजाद हो जाओ तो तुम मुझ पर ही हमला कर बैठो। ठीक है, ध्यान से। इतना बोलकर केशव ने उस शेर के आसपास से कांटेदार झाड़ियां हटा दी और पैर से उसका कांटा निकाल दिया। कांटा निकलते ही शेर अचानक इंसानी आवाज में केशव से बोला, मित्र, आज तुमने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं जीवन भर तुम्हारा आरणी रहूंगा। सच कहूं तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि कोई इंसान मेरी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शेर के मुंह से इंसान जैसी स्पष्ट आवाज सुनकर केशव एकदम चौंक जाता है। यह कैसे संभव है? तुम तो एक शेर हो, फिर तुम इंसानों की तरह बोल कैसे रहे हो? मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा और न ही किसी से ऐसी बात सुनी है। सच बताओ, तुम आखिर हो कौन? डरो मत मित्र, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारा डरना स्वाभाविक है, क्योंकि किसी शेर को इंसानी भाषा बोलते हुए सुनना साधारण बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत पुरानी और अद्भुत कहानी छिपी हुई है। कहानी? कैसी कहानी? कृपया मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। कई वर्ष पहले की बात है। एक महान तपस्वी साधु इस जंगल से होकर गुजर रहे थे। वे ईश्वर का ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक खूंखार जंगली भेड़िया उन पर टूट पड़ा। साधु महाराज वृद्ध थे और अपने बचाव में कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी जान गंभीर खतरे में थी। उसी समय मैं वहां पहुंचा। मैंने देखा कि भेड़िया साधु महाराज पर हमला कर रहा है। बिना एक पल की देर किए मैं उस भेड़िए से भिड़ गया। हमारे बीच भयंकर संघर्ष हुआ, लेकिन अंत में मैंने उसे मार गिराया और साधु महाराज के प्राण बचा लिए। फिर क्या हुआ? साधु महाराज मेरी बहादुरी और निस्वार्थ सहायता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे वनराज, तुम केवल बलवान ही नहीं बल्कि दयालु और धर्मप्रिय भी हो। इसके बाद उन्होंने मुझे एक दिव्य वरदान दिया। उस वरदान के प्रभाव से
मैं इंसानों की भाषा समझ और बोल सकता हूँ। वाह, यह तो सचमुच अद्भुत है। मैंने अपने जीवन में ऐसी अनोखी बात कभी नहीं सुनी। और आज तुमने भी वही किया है जो मैंने उस दिन साधु महाराज के लिए किया था। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी जान बचाई है। तुम चाहते तो मुझे इस हालत में छोड़कर जा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने साहस, दया और मानवता का परिचय दिया है। इसलिए आज से तुम केवल इस जंगल के एक साधारण लकड़हारे नहीं रहे। आज से तुम मेरे मित्र हो, शेर बाघेश्वर के मित्र। मित्र? क्या सचमुच? हाँ, बिल्कुल। और एक सच्चा मित्र अपने मित्र को कभी अकेला नहीं छोड़ता। आज के बाद यदि इस जंगल में तुम्हें किसी भी प्रकार की मुसीबत, खतरा या संकट का सामना करना पड़े, तो निडर होकर मेरा नाम पुकारना। बस एक बार बाघेश्वर कहकर आवाज देना और मैं जहां भी होऊंगा तुम्हारी सहायता के लिए दौड़ा चला आऊंगा। इतना बोलकर शेर दौड़ता हुआ वहां से चला गया। केशव लकड़ियां लेकर अपने घर चला आया। केशव बेटा, आज तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? मैं कब से तेरी राह देख रही थी। पहले तो तू जंगल से दोपहर ढलने से पहले ही लौट आता था, लेकिन आज तो सूरज भी पश्चिम की ओर झुकने लगा। कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जंगल में लकड़ियां काटते काटते थोड़ा थक गया था। फिर रास्ते में एक बड़े से वृक्ष की छाया देखकर वहीं कुछ देर बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी तो पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। बस उसी वजह से लौटने में देर हो गई। अच्छा, तो यह बात है। मैं तो बेकार में चिंता कर रही थी। बेटा, जंगल का रास्ता आसान नहीं होता। वहाँ जंगली जानवर भी होते हैं और कई बार अनहोनी भी हो जाती है। इसलिए आगे से थोड़ा ध्यान रखना। चिंता मत करो माँ, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। केशव की बात सुनकर सुमित्रा मुस्कुराते हुए खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद केशव गांव के तालाब के किनारे चला गया, जहां गांव की सबसे सुंदर लड़की कुसुम उसका इंतजार कर रही थी। केशव, आखिर तुम आ ही गए। तुम्हें पता है मैं कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हर थोड़ी देर में तालाब के रास्ते की ओर देख रही थी। मुझे लगा शायद आज तुम आओगे ही नहीं। अरे कुसुम, नाराज मत हो। मैं जानबूझकर देर से नहीं आया। माँ ने सुबह ही जंगल भेज दिया था लकड़ियां काटने के लिए। काम भी थोड़ा ज्यादा था और फिर रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि मैं खुद भी हैरान रह गया। ऐसा क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर अजीब सा भाव है। जल्दी बताओ, जंगल में क्या देखा तुमने? जो मैंने देखा शायद उस पर कोई आसानी से विश्वास भी न करे। पहले तो मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। जंगल में मेरी मुलाकात एक ऐसे शेर से हुई जो इंसानों की तरह बात करता था। क्या? एक बोलने वाला शेर? केशव, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं कुसुम, मैं सच कह रहा हूँ। पहले तो मैं भी डर गया था, लेकिन उसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि उसने मुझसे बात की, मेरा धन्यवाद किया और फिर अपनी पूरी कहानी सुनाई। यह तो सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं है। फिर उसने तुम्हें क्या बताया? उसने कहा कि वह कोई साधारण शेर नहीं है। उसके साथ बहुत साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसकी कहानी सुनकर मुझे उस पर दया भी आई और आश्चर्य भी हुआ। केशव, अगर यह बात सच है तो यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। इस घटना के बारे में गांव में किसी को मत बताना। लोग या तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे या फिर उस शेर को खोजने जंगल पहुंच जाएंगे। दोनों ही बातें ठीक नहीं होंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैंने भी यही सोचा था कि इस बात को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अच्छा, अब जंगल और शेर की बातें बहुत हो गईं। मुझे यह बताओ कि तुम अपनी माँ को मेरे पिता के पास कब भेज रहे हो? कुसुम, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। मेरे लिए इस संसार में तुमसे बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन जब भी तुम्हारे पिता के बारे में सोचता हूँ मेरे मन में डर बैठ जाता है। डर? किस बात का डर? तुम्हारे पिता पूरे गांव के सबसे सम्मानित और धनवान व्यक्ति हैं। उनके पास जमीन जायदाद है, नौकर चाकर हैं और समाज में उनका बड़ा नाम है। और मैं तो एक साधारण लकड़हारे का बेटा हूँ। मेरे पास ना धन है,
न कोई बड़ा घर। मुझे डर है कि कहीं वे मेरे प्रस्ताव को सुनते ही ठुकरा न दें। केशव, किसी व्यक्ति की कीमत उसके धन से नहीं होती, बल्कि उसके चरित्र और मेहनत से होती है। तुम ईमानदार हो, मेहनती हो, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मेरे लिए यही सबसे बड़ा धन है। लेकिन क्या तुम्हारे पिता भी ऐसा ही सोचेंगे? अगर वे नहीं सोचेंगे तो मैं उन्हें समझाऊंगी। आखिर मैं उनकी बेटी हूँ। मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगी कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे मान जाएंगे? तब भी मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने अपने मन से तुम्हें अपना जीवन साथी चुना है। और एक बात और सुनो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि चौधरी जी अपने बेटे विक्रम का विवाह मुझसे करवाना चाहते हैं। गांव में यह बात अब धीरे धीरे फैल भी रही है। मुझे डर है कि कहीं वे जल्द ही मेरे पिता के पास रिश्ता लेकर न पहुंच जाएं। हाँ, मैंने भी यह सुना है। विक्रम अमीर है, इसलिए तुम्हारे पिता शायद उसके प्रस्ताव को पसंद करें। यही कारण है कि हमें देर नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि चौधरी जी कोई कदम उठाए, तुम अपनी माँ को मेरे घर भेज दो। अगर हम चुप बैठे रहे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। तुम ठीक कहती हो कुसुम। मैं आज ही माँ से बात करूंगा और उन्हें तुम्हारे पिता के पास भेजने के लिए कहूंगा। अब जो भी होगा उसका सामना मैं साहस के साथ करूंगा। बस यही हिम्मत मैं तुम में देखना चाहती थी। मुझे विश्वास है कि सच्चे प्रेम की जीत अवश्य होगी। माँ, मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। कई दिनों से यह बात मेरे मन में है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। माँ, मैं कुसुम से बहुत प्रेम करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम कल उसके पिता से हमारे रिश्ते के बारे में बात कर लो तो शायद कोई रास्ता निकल आए। बेटा, मैं तेरे मन की बात समझती हूँ। एक माँ अपने बेटे की आंखों में छिपी भावनाएं पहचान लेती है, लेकिन तू यह भी अच्छी तरह जानता है कि कुसुम के पिता गांव के सबसे धनवान लोगों में गिने जाते हैं। उनके पास जमीन जायदाद, मान सम्मान और धन दौलत की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग साधारण जीवन जीते हैं। मुझे डर है कि वे इस रिश्ते के लिए आसानी से तैयार नहीं होंगे। माँ, मैं जानता हूँ कि मैं अमीर नहीं हूँ। मेरे पास ना बड़ी जमीन है और न ही कोई खजाना, लेकिन मेरे पास मेहनत करने का जज्बा है। मैं कुसुम को हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। क्या इंसान की कीमत उसके धन से तय होती है? क्या सच्चे प्रेम और अच्छे चरित्र का कोई महत्व नहीं होता? तेरी बातें सुनकर मुझे गर्व होता है बेटा। धन से बढ़कर इंसानियत होती है, यह मैं भी मानती हूँ, लेकिन समाज हमेशा दिल की नहीं, जेब की भाषा समझता है। फिर भी मैं तेरी खुशी के लिए कल कुसुम के पिता से बात जरूर करूंगी। चाहे परिणाम कुछ भी हो, कम से कम हमें यह अफसोस नहीं रहेगा कि हमने कोशिश नहीं की। धन्यवाद माँ। बस एक बार उनसे बात कर लो। मुझे विश्वास है कि अगर वे मुझे समझेंगे तो शायद अपना फैसला बदल दें। अगले दिन सुमित्रा कुसुम के घर पहुंच गई। अरे सुमित्रा, आज अचानक मेरे घर कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि कोई महत्वपूर्ण बात है। हाँ सुजान सिंह जी, मैं एक जरूरी बात लेकर आई हूँ। बात ऐसी है कि आपकी बेटी कुसुम और मेरा बेटा केशव एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उनके विवाह के बारे में विचार करें। सुमित्रा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे अपने सामने बैठे इंसान से कोई शिकायत नहीं है और न ही तुम्हारे बेटे से कोई दुश्मनी है। केशव अच्छा लड़का है, शिष्ट है और मेहनती भी है, लेकिन केवल अच्छा होना ही काफी नहीं होता। विवाह जीवन भर का संबंध है, इसके साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, लेकिन केशव मेहनती है,
वह अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटेगा। मेहनत अपनी जगह है, लेकिन हकीकत अपनी जगह। बताओ, आज केशव के पास क्या है? न अपनी खेती, न कोई बड़ा व्यवसाय, न ही कोई स्थिर आय। मेरी बेटी ने हमेशा सुख सुविधाओं में जीवन बिताया है। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि भविष्य में उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी? धन हमेशा स्थायी नहीं होता सुजान सिंह जी। मेहनत और ईमानदारी इंसान को आगे बढ़ा सकती है। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह असहमत नहीं हूं, लेकिन एक पिता होने के नाते मुझे अपनी बेटी का भविष्य देखना पड़ता है। यदि तुम मेरी जगह होती तो क्या अपनी बेटी का विवाह ऐसे लड़के से कर देती जिसके पास अभी कुछ भी नहीं है? सोचकर जवाब देना। सुमित्रा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाती और चुप हो जाती है। और सुनो, अभी कुछ देर पहले गांव के चौधरी जी अपने बेटे विक्रम का रिश्ता लेकर आए थे। विक्रम के पास सैकड़ों बीघा जमीन है, अच्छा कारोबार है और समाज में प्रतिष्ठा भी है। एक पिता के रूप में मुझे वही रिश्ता बेहतर दिखाई देता है जिसमें मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि आपकी बेटी क्या चाहती है? बच्चों की उम्र भावनाओं में बहने की होती है। उन्हें भविष्य की कठिनाइयां दिखाई नहीं देती, इसलिए माता पिता को उनके लिए सही निर्णय लेना पड़ता है। उसी समय कुसुम वहाँ आ जाती है और दोनों की बातचीत सुन लेती है। पिताजी, अगर बात मेरे जीवन की हो रही है तो मेरा पक्ष भी सुना जाना चाहिए। मैं केशव से प्रेम करती हूँ और उसके साथ विवाह करके ही सुखी रहूंगी। वह भले ही धनवान न हो, लेकिन उसका दिल साफ है। वह मेरा सम्मान करता है और मेरी परवाह करता है। कुसुम, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम अभी भावनाओं में बह रही हो। जीवन केवल प्रेम से नहीं चलता। जब घर चलाने की जिम्मेदारी आएगी तब तुम्हें समझ आएगा कि धन और स्थिरता का कितना महत्व होता है। पिताजी, मैं यह नहीं कहती कि धन की जरूरत नहीं होती, लेकिन केवल धन होने से कोई इंसान अच्छा जीवन साथी नहीं बन जाता। मैंने केशव में ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई देखी है। मेरे लिए यही सबसे बड़ा धन है। तुम अभी दुनिया को नहीं जानती हो। किताबों और सपनों की दुनिया अलग होती है, जबकि वास्तविक जीवन अलग। मैंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, इसीलिए मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या सही है। लेकिन पिताजी, मेरी खुशियों का फैसला मुझसे पूछे बिना कैसे किया जा सकता है? क्या मेरी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है? बस, बहुत हो गया। मैंने जो कहना था कह दिया। इस विषय पर अब और कोई चर्चा नहीं होगी। तुम अभी छोटी हो और भावनाओं में बह रही हो। समय आने पर तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। जाओ अपने कमरे में। कुसुम चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा मुंह लटकाकर अपने घर चली गई। अपनी माँ का लटका हुआ मुंह देखकर केशव सब कुछ समझ गया। लगता है कुसुम के पिता ने रिश्ते से इनकार कर दिया, है ना माँ? मैंने तुमसे पहले ही कहा था और मुझे उनका जवाब भी पहले से ही पता था। मैं तो बस तुम्हारा मन रखने के लिए वहां चली गई थी। वैसे कुसुम के पिता ने कुछ गलत नहीं कहा। हर पिता चाहता है कि उसकी पुत्री का विवाह किसी धनवान खानदान में हो, और न तो मेरे पास खेती है बेटा, और न ही धन। अपनी माँ की बात सुनकर केशव उदास हो गया। अगले दिन केशव उदास होकर जंगल में एक तालाब के किनारे बैठ गया। तभी केशव के कानों में शेर का गुर्राहट भरा स्वर टकराया। केशव ने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे वही शेर खड़ा था जिसकी केशव ने मदद की थी। क्या हुआ मेरे प्रिय मित्र? आज तुम इस तालाब के किनारे इतने उदास और चिंतित क्यों बैठे हो? तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कहाँ खो गई? जब से मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें कभी इतना निराश नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे मन पर कोई बहुत बड़ा बोझ है। बताओ, आखिर बात क्या है? मित्र, मेरी परेशानी इतनी बड़ी है कि उसे शब्दों में बयां करना भी कठिन लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बताने से कोई फायदा होगा। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका कोई समाधान नहीं होता, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अपनी चिंता में शामिल करूं। ऐसा क्यों कह रहे हो? सच्चा मित्र वही होता है जो सुख और दुख दोनों में साथ खड़ा रहे।
तुम अपनी परेशानी मुझसे छिपाकर मुझे पराया बना रहे हो। मुझे पूरी बात बताओ। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं या कम से कम तुम्हारे दुख को थोड़ा कम कर सकूं। ठीक है मित्र, जब तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। मैं कुसुम से प्रेम करता हूँ। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ और उसके साथ अपना पूरा जीवन बिताने का सपना देखता हूँ। लेकिन उसके पिता गांव के सबसे धनी व्यक्ति हैं। मेरी माँ आज उनके पास मेरे रिश्ते की बात लेकर गई थी, पर उन्होंने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि वे अपनी बेटी का विवाह किसी गरीब युवक से कभी नहीं करेंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऐसा लगता है जैसे मेरे सारे सपने टूट गए हैं। केशव के मुंह से सारी घटना सुनने के बाद बाघेश्वर गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद बाघेश्वर केशव से बोला, ओह, तो तुम्हारी उदासी का कारण यह है। सच कहूं तो तुम्हारी समस्या कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। शायद मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। इस जंगल के सबसे पुराने हिस्से में एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वहां सदियों पहले एक राजा ने अपना विशाल खजाना छिपाया था। वह खजाना आज भी वहीं गड़ा हुआ है। यदि तुम्हें वह मिल जाए तो तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो सकती है। क्या सचमुच ऐसा कोई खजाना है? लेकिन तुम मुझे यह बात कैसे बता सकते हो? कहीं इससे तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा? यही तो सबसे बड़ी समस्या है मित्र। जब उस महान साधु ने मुझे मनुष्यों की भाषा बोलने और समझने की शक्ति प्रदान की थी, तब उन्होंने एक कठोर शर्त भी रखी थी। उन्होंने कहा था कि मैं कभी किसी इंसान के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा और जंगल के किसी भी रहस्य को मनुष्यों के सामने प्रकट नहीं करूंगा। यदि मैंने ऐसा किया तो मेरी यह अद्भुत शक्ति हमेशा के लिए मुझसे छिन जाएगी। नहीं मित्र, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी सहायता स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारी सबसे अनमोल शक्ति नहीं छीनना चाहता। तुम्हारी यही शक्ति तो हमारी मित्रता को इतना विशेष बनाती है। अगर यह चली गई तो हम पहले की तरह बातें भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे शब्द सुनकर मुझे गर्व हो रहा है मित्र, लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो। उस दिन जब मैं शिकारी की लगाई हुई कांटेदार झाड़ियों में बुरी तरह फंस गया था, तब तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी सहायता की थी। तुम चाहो तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन तुम रुके और मुझे बचाया। उस समय तुमने अपने बारे में नहीं सोचा था। आज मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ त्याग करूं। लेकिन बाघेश्वर, तुम्हारी शक्ति चली गई तो तुम फिर कभी इंसानों की भाषा में बात नहीं कर पाओगे। हमारी रोज की मुलाकातें, हमारी बातें, हमारी हंसी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मैं ऐसा होते नहीं देख सकता। शक्ति का क्या है? वह आज है, कल नहीं रहेगी। लेकिन सच्ची मित्रता किसी जादुई शक्ति पर नहीं टिकी होती। मित्रता विश्वास, त्याग और प्रेम पर आधारित होती है। यदि मेरी शक्ति चली भी गई तो भी हमारे दिलों के बीच का संबंध कभी नहीं टूटेगा। मैं तुम्हें पहचानूंगा, तुम मुझे पहचानोगे। यही सबसे बड़ी बात है। तुम्हारी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई हैं। मित्र, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान देने को तैयार होगा। मित्रता का अर्थ ही यही है केशव। अब समय भावुक होने का नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का है। यदि भाग्य ने चाहा तो यह खजाना तुम्हारे जीवन की सारी कठिनाइयां दूर कर देगा। और यदि मेरी शक्ति चली भी गई तो मुझे उसका कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि मैं यह सब अपने सबसे प्रिय मित्र की खुशी के लिए कर रहा हूं। ठीक है मित्र, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मैं जीवन भर तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। मुझे किसी उपकार का श्रेय नहीं चाहिए। बस इतना याद रखना कि सच्ची मित्रता दुनिया के किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान होती है। अब चलो, हमारे सामने एक नई यात्रा और शायद एक नया भाग्य हमारा इंतजार कर रहा है। इतना बोलकर बाघेश्वर केशव को जंगल के अंदर ले गया और एक खंडर के सामने इशारा करते हुए केशव से बोला, सुनो, इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे तुम्हें ढेर सारा खजाना मिल जाएगा। और याद रखना, जैसे ही खजाना तुम्हें मिलेगा, उसके बाद मैं तुमसे इंसानी आवाज में बात नहीं कर पाऊंगा। खजाना पाने के बाद तुम बहुत धनवान बन जाओगे और तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका भी मिल जाएगी। मेरे मित्र, धनवान बनने के बाद मुझे भूल मत जाना, है ना? और हाँ, तुम्हें यह खजाना कैसे मिला, इस बात का रहस्य केवल अपने तक ही सीमित रखना। चाहे कुछ भी हो जाए,
किसी को कभी कुछ मत बताना, ठीक है? कैसी बातें कर रहे हो बाघेश्वर? मैं तुम्हारा मित्र हमेशा रहूंगा और तुमसे रोज मिलने आया करूंगा, और मैं वादा करता हूं कि मैं यह राज किसी को नहीं बताऊंगा कि यह खजाना मुझे कैसे मिला। हमारी मित्रता हमेशा कायम रहेगी मित्र, ये मेरा वादा है। इतना बोलकर केशव उस जमीन की खुदाई करने लगा। कुछ ही देर में केशव को जमीन के नीचे एक बहुत पुराना बक्सा मिला। केशव ने जैसे ही उस बक्से को खोला तो उसमें स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा हुआ था। केशव खुशी से चीखता हुआ बाघेश्वर से बोला, अरे, तुमने बिल्कुल सही कहा था मेरे मित्र बाघेश्वर, यह बक्सा तो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है। अरे, मगर मुझे माफ करना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब तुम कुछ नहीं बोल सकोगे। मैं समझ गया बाघेश्वर कि तुम्हारे बोलने की शक्ति अब जा चुकी है, पर याद रखना, हमारी मित्रता कभी नहीं जाएगी। हमारी मित्रता ऐसे ही बनी रहेगी। केशव स्वर्ण मुद्राओं से भरे बक्से को लेकर अपने घर चला आया। इतनी ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देखकर उसकी माँ चौंकते हुए बोली, इतनी ढेर सारी मुद्राएं तुझे कहाँ से मिली? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? अरे नहीं माँ, बस समझ लो कि किस्मत ने मेरा साथ दिया। इसके आगे मैं कुछ नहीं बता सकता, और तुम जानती हो कि तुम्हारा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता, तो बस समझो कि भगवान ने दे दिया है। केशव की बात सुनकर सुमित्रा मुस्कुराने लगी। कुछ दिनों में केशव अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। केशव के पास अब आलीशान हवेली थी, बहुत सारी खेती थी और खेत में काम करने वाले बहुत सारे मजदूर और किसान थे। मगर केशव अपने मित्र बाघेश्वर से मिलने रोज जंगल जाया करता और बाघेश्वर से घंटों बातें करता। बाघेश्वर इंसानी आवाज में बोल तो नहीं सकता था, परंतु वह केशव की हर बात सुनकर अपना सिर इधर उधर घुमाकर जवाब देने का हमेशा प्रयास करता। कुछ दिन बाद केशव ने अपनी माँ सुमित्रा को कुसुम के घर दोबारा भेजा। सुमित्रा को देखकर कुसुम का पिता उठकर खड़ा हो गया। अरे वाह वाह वाह, मेरे तो भाग्य खुल गए सुमित्रा बहन, जो आप मेरे घर में पधारी हैं। मैं आपके ही पास आने वाला था और मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी बेटी का विवाह चौधरी के बेटे विक्रम से नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे पुत्र केशव से करूंगा। कुछ ही दिनों में केशव और कुसुम का विवाह संपन्न हो गया और यही बात चौधरी और उसके बेटे विक्रम को बड़ी नागवार गुजरी। चौधरी अपने बेटे विक्रम से बोला, मैंने तो सोचा था कि कुसुम का विवाह तुमसे हो जाएगा और उसके बाद कुसुम के पिता की सारी संपत्ति हमारे हाथ लग जाएगी, लेकिन न जाने ये सब कैसे हो गया। वह केशव, जो कल तक एक साधारण लकड़हारे का बेटा था, आज अचानक इतना धनवान बन गया है कि पूरे गांव में उसकी चर्चा हो रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उसके पास इतना धन आया कहां से। कोई न कोई रहस्य अवश्य है जो वह सबसे छिपा कर रखे हुए है। पिताजी, मैं भी यही सोच रहा हूं। यह सब सामान्य नहीं है। कोई आदमी रातों रात इतना धनवान नहीं बन सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि उसके हाथ कोई बहुत बड़ा रहस्य लग गया है, ऐसा रहस्य जिसने उसकी किस्मत बदल दी है। अगर हमें वह रहस्य पता चल जाए तो हम भी उससे कहीं अधिक धनवान बन सकते हैं। रहस्य? आखिर तुम किस रहस्य की बात कर रहे हो? क्या तुम कुछ जानते हो जो मुझे नहीं पता? पिताजी, एक बात है जो मैं आपको बहुत दिनों से बताना चाहता था। पहले तो मुझे स्वयं उस पर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन अब मुझे लगता है कि वही बात केशव की अचानक बढ़ी हुई संपत्ति का कारण हो सकती है। अरे जल्दी बताओ, ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम इतने दिनों से छिपाए बैठे हो? कुछ समय पहले मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया था। वहां मैंने एक ऐसी घटना देखी जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि केशव जंगल के तालाब के किनारे एक विशाल शेर के साथ बैठा हुआ था। दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे बैठे थे जैसे वर्षों पुराने मित्र हों। क्या एक शेर के साथ? और केशव वहां आराम से बैठा था? केवल बैठा ही नहीं था पिताजी, वह उससे बातें भी कर रहा था।
मैं दूर झाड़ियों में छिपकर सब देख रहा था। जब केशव कुछ कहता तो वह शेर अपनी गर्दन हिलाकर प्रतिक्रिया देता। ऐसा लग रहा था मानो वह उसकी हर बात समझ रहा हो। यह सुनते ही चौधरी के चेहरे का रंग उड़ गया। विक्रम, तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम सचमुच होश में हो? भला ऐसा कैसे हो सकता है? शेर कोई इंसान तो नहीं होता जो बातें समझ सके। मुझे तो लगता है कि तुमने जो देखा वह कोई भ्रम रहा होगा। नहीं पिताजी, यह कोई भ्रम नहीं था। शुरू में मुझे भी यही लगा था। मैं स्वयं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। इसलिए अगले ही दिन मैं फिर उसी जगह गया। इस बार मैं और भी सावधानी से झाड़ियों के पीछे छिप गया। फिर क्या हुआ? फिर मैंने वही दृश्य दोबारा देखा। केशव तालाब के किनारे बैठा था और थोड़ी देर बाद वही शेर वहां आ पहुंचा। दोनों काफी देर तक साथ रहे। उनके व्यवहार को देखकर साफ लग रहा था कि यह उनकी पहली मुलाकात नहीं थी। वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। पिताजी, मुझे पूरा विश्वास है कि उस शेर और केशव के बीच कोई बहुत गहरा संबंध है। यदि तुम्हारी बात सच है तो ये वास्तव में बहुत विचित्र और रहस्यमय बात है। शायद उसी शेर का संबंध केशव की दौलत से भी हो। कोई साधारण आदमी जंगली शेर का मित्र नहीं बन सकता। बिल्कुल पिताजी, और जब तक वह शेर उसके साथ है तब तक केशव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे लगता है कि वही शेर उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि ऐसा है तो हमें उसकी ताकत को ही उससे छीन लेना चाहिए। आपका क्या मतलब है पिताजी? मेरा मतलब बिल्कुल साफ है। यदि केशव और उस शेर की मित्रता ही उसकी शक्ति है तो हमें उस मित्रता को समाप्त कर देना चाहिए। जब वह शेर उसके जीवन से दूर हो जाएगा तब केशव फिर से अकेला और कमजोर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा? वह शेर तो हमेशा उसके साथ रहता है। पहले मुझे यह बताओ कि क्या तुम पूरी तरह निश्चित हो कि वे दोनों रोज मिलते हैं? पिताजी, इसमें मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है। मैंने कई बार देखा है। हर शाम केशव तालाब के किनारे जाता है और कुछ ही देर में वह शेर भी वहां पहुंच जाता है। उनकी मुलाकात कभी नहीं छूटती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका मतलब है कि हमें केवल सही समय का इंतजार करना होगा। तो आपकी क्या योजना है? कल शाम जब केशव अपने प्रिय मित्र से मिलने तालाब के किनारे जाएगा तब सब कुछ बदल जाएगा। वह वहां अवश्य पहुंचेगा, लेकिन इस बार उसे उसका मित्र शेर नहीं मिलेगा। और जब उसकी सबसे बड़ी ताकत उससे दूर हो जाएगी तब उसके पतन की शुरुआत होगी। वाह पिताजी, अब समझ में आया कि गांव वाले आपको इतना चतुर क्यों कहते हैं। कल का दिन केशव के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। अगले दिन चौधरी सीधे राजा हरिश्चंद्र के महल में पहुंच गया और राजा हरिश्चंद्र से बोला, महाराज, महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज। मैं आपके राज्य के एक छोटे से गांव का चौधरी हूँ। मेरा गांव घने जंगल के बिल्कुल पास बसा हुआ है। पिछले कुछ समय से एक भयंकर शेर ने पूरे इलाके में आतंक मचा रखा है। गांव के लोग दिन रात भय में जी रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अकेले जंगल जाने का साहस नहीं कर पा रहा है। शांत हो जाओ चौधरी, पहले पूरी बात विस्तार से बताओ। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतने भयभीत दिखाई दे रहे हो? महाराज, वह शेर हर शाम तालाब के किनारे आकर झाड़ियों में छिप जाता है और अपने शिकार का इंतजार करता है। गांव के लकड़हारे जंगल से लकड़ियां काटकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन अब उन्होंने जंगल जाना ही छोड़ दिया है। उन्हें हर समय यह डर सताता रहता है कि कहीं वह शेर उन पर हमला न कर दे। गांव के बच्चों ने घरों से निकलना कम कर दिया है और औरतें भी जंगल के रास्ते से जाने से डरती हैं। यदि यही हाल रहा तो पूरे गांव के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। यह तो वास्तव में बहुत गंभीर समस्या है। यदि लोग भय के कारण अपना काम छोड़ देंगे तो उनके परिवारों का पालन पोषण कैसे होगा? राज्य का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे। यही आशा लेकर मैं आपके दरबार में आया हूं महाराज। यदि शीघ्र ही कोई उपाय नहीं किया गया तो न जाने कितने परिवार भूखे रहने को मजबूर हो जाएंगे। आप ही हमारी अंतिम आशा हैं। चिंता मत करो चौधरी, हम तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देंगे। वे उस शेर को पकड़कर पिंजरे में कैद कर देंगे ताकि वह किसी भी नागरिक को नुकसान न पहुंचा सके। हमारे रहते राज्य की प्रजा भय में नहीं जी सकती।
महाराज की जय हो। मुझे पूरा विश्वास था कि आप हमारी सहायता अवश्य करेंगे। अब गांव के लोग चैन की सांस ले सकेंगे। चौधरी खुश होते हुए वहां से चला गया। शाम को राजा हरिश्चंद्र के 2 सैनिक चौधरी के बताए हुए स्थान पर तालाब के किनारे छुप गए। जैसे ही बाघेश्वर तालाब के किनारे पहुंचा, तभी सैनिकों ने उसके ऊपर एक जाल डाल दिया और शेर को पकड़कर ले गए। कुछ देर बाद केशव जब वहां आया तो अपने मित्र बाघेश्वर को आवाज लगाने लगा, मगर बाघेश्वर वहां नहीं आया। केशव काफी देर तक इंतजार करके निराश होकर वहां से चला गया। इधर चौधरी अपने पुत्र विक्रम से बोला, मैंने केशव के मित्र को अपनी चतुराई से फंसवा दिया। अब बारी है उस केशव की। बड़ा ही धनवान बना फिरता है ना। हाँ, मैं ऐसी चाल चलूंगा ना, इसकी कल्पना उसने कभी सपने में नहीं की होगी। ऐसा फंसाऊंगा उसे, बड़ा आया। अगले दिन चौधरी राजा हरिश्चंद्र के दरबार में फिर से पहुंच गया और राजा हरिश्चंद्र से बोला, महाराज की जय हो। आपकी कृपा से गांव अब उस शेर के भय से मुक्त हो गया है। इसके लिए पूरा गांव आपका आभारी है। लेकिन आज मैं एक और महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कहो चौधरी, अब क्या समस्या है? क्या गांव में कोई नया संकट उत्पन्न हो गया है? महाराज, संकट तो नहीं, लेकिन एक ऐसी बात अवश्य है जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है। हमारे गांव में केशव नाम का एक युवक रहता है। कुछ ही समय पहले तक वह साधारण जीवन जीता था, लेकिन अचानक वह इतना धनवान बन गया कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। तो इसमें चिंता की क्या बात है? यदि किसी व्यक्ति ने मेहनत करके धन कमाया है तो यह अच्छी बात है। मैं भी यही मानता यदि उसकी संपत्ति धीरे धीरे बढ़ी होती। लेकिन महाराज, यहां तो सब कुछ रातों रात हुआ है। जिसने जीवन भर साधारण कपड़े पहने, वह अचानक बड़ी बड़ी जमीनें खरीदने लगा। जिसने कभी धन नहीं देखा, वह देखते ही देखते गांव के सबसे अमीर लोगों में गिना जाने लगा। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि उसने कोई गलत काम किया है? प्रमाण तो नहीं है महाराज, लेकिन परिस्थितियां संदेह अवश्य पैदा करती हैं। आखिर इतना धन आया कहां से? यदि कोई व्यक्ति अचानक अपार संपत्ति का मालिक बन जाए तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने किसी व्यापारी को लूटा हो, किसी यात्री का धन हड़प लिया हो, या फिर किसी बड़े खजाने को छिपाकर रखा हो। हाँ, तुम्हारी बात में कुछ तर्क अवश्य है। बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक धनवान बन जाना संदेह उत्पन्न करता है। मैं तो केवल राज्य के हित में यह बात आपके सामने रख रहा हूं महाराज। यदि सब कुछ वैध है तो उसे कोई भय नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि इसके पीछे कोई अपराध छिपा है तो सत्य का पता चलना आवश्यक है। ठीक है, बिना जांच के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हम केशव को दरबार में बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि उसकी संपत्ति का स्रोत क्या है। यदि वह निर्दोष हुआ तो उसे कोई दंड नहीं मिलेगा, लेकिन यदि उसने कोई अपराध किया होगा तो उसे अवश्य दंडित किया जाएगा। जैसा महाराज उचित समझे। अगले दिन राजा हरिश्चंद्र ने केशव को राज दरबार में बुलाया। केशव, हमें सूचना मिली है कि तुम रातों रात धनवान बन गए हो। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया? महाराज, मैं केवल इतना कहूंगा कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेरे पास इतना धन कहां से आया, मैं चाहकर भी आपको बता नहीं सकता। अच्छा, और क्यों नहीं बता सकते? ऐसी क्या बात है? क्योंकि मैंने अपने मित्र से वादा किया है। कौन सा मित्र? क्षमा करें महाराज, मैं उसके बारे में भी आपको नहीं बता सकता। केशव की बात सुनकर मंत्री राजनाथ, जो कि काफी देर से केशव की बातें सुन रहा था, क्रोधित अवस्था में राजा हरिश्चंद्र से बोला, महाराज, इसका मतलब इसके गांव का चौधरी सही बोल रहा था। इसने जरूर कोई भयानक अपराध किया है, इसीलिए यह बातें टाल रहा है। कह रहा है यह नहीं बता सकता, वह नहीं बता सकता। यह बात तुमने सही कही। तो बताओ, इसे क्या सजा दी जाए? महाराज, कल जो शेर हमने पकड़ा है ना, उसे हमने कल से भूखा रखा है। एक काम करते हैं, इसे ही पिंजरे में डाल दिया जाए। राजा हरिश्चंद्र ने
केशव को शेर के पिंजरे में बंद कर दिया। अपने मित्र शेर को देखकर केशव बुरी तरह से चौंक पड़ा और केशव का मित्र शेर सिंह भी बुरी तरह से चौंक पड़ा। शेर की आंखों में आंसू आ गए और केशव की आंखों में भी आंसू आ गए। केशव रोते हुए अपने मित्र के बालों पर हाथ फेरता हुआ बोला, मेरे मित्र, तुम इस पिंजरे में कैसे आ गए? क्या हो गया? इस दृश्य को देखकर राजा हरिश्चंद्र का मंत्री राजनाथ पूरी तरह से चौंक पड़ा। राजा हरिश्चंद्र अपने मंत्री राजनाथ से बोला, आश्चर्य की बात है, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक शेर ने इंसान को नहीं खाया। तभी रंग बिरंगी किरणों से वहाँ पर एक साधु प्रकट हो गए। साधु राजा हरिश्चंद्र की ओर देखकर रहस्यमयी अंदाज में बोले, वह शेर केशव को कभी नहीं खाएगा क्योंकि वह केशव का मित्र है। बहुत समय पहले एक भेड़िए ने मुझ पर हमला किया था। उस समय इसी शेर ने उस भेड़िए को कच्चा चबा डाला और मेरी जान बचाई। मैंने तभी से इस शेर को बोलने की शक्ति दी और पूछा, ऐसा क्यों किया? तब इस शेर ने कहा कि यह नहीं चाहता था कि मेरी तपस्या भंग हो। मैंने इसे वरदान दिया कि आज से यह इंसानों की तरह बात कर सकता है, लेकिन यह भी कहा कि इसे इंसानों के मामले से दूर रहना होगा। अगर तुम जंगल का कोई भी रहस्य किसी मनुष्य को बताओगे जो केवल तुम जानते हो, तो तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो इसने कौन सा रहस्य बता दिया? खजाने का रहस्य। वर्षों पहले किसी राजा ने अपना खजाना जंगल में गाढ़ा था, जो उसे लेने के लिए कभी वापस नहीं आया। कुछ इसी तरह के हजारों रहस्य जंगल में समाये हैं, जिन्हें जंगल का हर प्राणी जानता है, मगर जंगली जानवरों के पास बोलने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वे किसी को बता नहीं पाते। इस शेर के पास बोलने की क्षमता थी और इसने मित्रता के कारण वह रहस्य केशव को बता दिया। तुम्हारे पास जो चौधरी केशव की शिकायत लेकर आया था, वह चौधरी झूठा है और उसका पुत्र विक्रम भी झूठा है। उसका मकसद केवल केशव और इस शेर की मित्रता को तोड़ना था और एक मित्र के हाथों दूसरे मित्र को लड़वाना था, क्योंकि वह अपने पुत्र का विवाह उस लड़की से करना चाहता था जो केशव से प्रेम करती थी, और केशव भी उस लड़की से प्रेम करता है, और अब वह लड़की केशव की पत्नी है। राजा हरिश्चंद्र तुरंत केशव और शेर को रिहा कर देता है। तुम्हारी मित्रता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें फिर से बोलने की शक्ति देता हूं। तथास्तु। साधु रंग बिरंगी किरणों से गायब हो गए। शेर बागेश्वर के पास फिर से बोलने की क्षमता आ गई। केशव खुशी खुशी अपने घर चला गया। राजा हरिश्चंद्र ने मुखिया चौधरी और विक्रम को तुरंत बंदी बनवाकर कारागार में कैद कर दिया। उस दिन के बाद केशव और शेर बागेश्वर की मित्रता राज्य में प्रसिद्ध हो गई। यह कहानी हमें सच्ची मित्रता और त्याग की सीख देती है। मित्र के लिए अपनी शक्ति खो देना और वादा निभाना ही सच्चा मित्र होता है। ईर्ष्या और लोभ से बुरे लोग स्वयं अपने विनाश का कारण बनते हैं, जबकि सत्य और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।